सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि HLO ऐप को किस तरीके से लॉगिन करना है, किस तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पर आप अपनी यूज़र आईडी टाइप करेंगे, कैप्चा टाइप करेंगे और जो रजिस्टर बटन है उस पर आप क्लिक कर देंगे। OTP टाइप करेंगे। OTP टाइप करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखेगा। आईडी के साथ जो मैसेज में आपको पासवर्ड मिला है वो पासवर्ड यहाँ पर टाइप करेंगे। सबमिट बटन पर आप क्लिक कर देंगे। तो यहाँ से जब आप सबमिट करेंगे तब आप यहाँ पे देखिए लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन आपको मिलेगा। अगर आपको लैंग्वेज चेंज करनी है तो आप यहीं से लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से लैंग्वेज चेंज नहीं करेंगे तो आगे आपको लैंग्वेज चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। सबमिट बटन पे आप क्लिक कर देंगे। अगर आप हिंदी में करना चाहें तो इसी टाइम में आप इस एप्लीकेशन को हिंदी में कर लें। अब इसके बाद आपको पुराना पासवर्ड टाइप करना है और आप नया पासवर्ड जो आपको जनरेट करना है वो पासवर्ड आप जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से आप मकान की जनगणना करेंगे, किस तरीके से आप एंट्री करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आप पासवर्ड टाइप करेंगे, सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो आप यहाँ से लॉगिन हो जाएंगे। देखिए यहाँ से आपको एक पिन भी जनरेट करना है, 4 डिजिट का पिन जनरेट कर लेंगे। देखिए आपने कन्फर्म करेंगे, कन्फर्म पिन टाइप करेंगे आप, तो आप इस तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे और ये यहाँ पे आपका ऐप लॉगिन हो गया। साथियों, यदि पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर लें और इसे शेयर भी कर दें। अब हम देखेंगे कि आप मकानों की गणना किस तरीके से करेंगे, भवन और मकानों में क्या अंतर है, ये भी हम वीडियो में आगे देखेंगे। मकानों की गणना के दौरान जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें हम अच्छे से समझेंगे और उनमें क्या क्या विकल्प आप भर सकते हैं वो आप लॉगिन करने के बाद जो आपका पेज ओपन हुआ है इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे लोकेशन का विवरण दिया हुआ है। आपको जो 2 HLBs अलॉटेड हैं वो नंबर दिख रहा है और राज्य का नाम, ज़िले का नाम, तहसील का नाम, गांव या नगर का नाम और वार्ड या फिर मकान सूचीकरण ब्लॉक नंबर। तो यही आपके अपॉइंटमेंट लेटर में भी लिखा होगा। आप वहाँ से इसका मिलान कर सकते हैं, तभी आप आगे काम शुरू करिएगा। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपकी डिटेल दिखेगी कि आपका रोल क्या है। आप एनिमेटर के रूप में हैं और ऐप के बारे में यहाँ से आप जान सकते हैं। यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है और इसके अलावा आप यहाँ पे पासवर्ड बदल सकते हैं अगर चाहें तो। यहाँ से वापस जा सकते हैं और HLB का मानचित्र यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं जो आपको अलॉटेड है। आप यहाँ से लॉग आउट भी कर सकते हैं, लेकिन लॉग आउट आपको नहीं करना है जब तक कि आप अपना काम पूरा न कर लें। ठीक है। इसके बाद भवनों की अपेक्षित संख्या हम लोग देखते हैं। यहाँ पर लगभग हम 170 डाल देते हैं और जनगणना मकानों की संख्या लगभग हम 230 के आसपास डाल देते हैं। ठीक है। SCID डाउनलोड करने के लिए AHLO कार्य शुरू करने से पहले कृपया रिफ्रेश बटन पर क्लिक करें। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिफ्रेश बटन दिया हुआ है। इसको क्लिक करने के बाद सेल्फ इन्यूमरेशन की आईडी आपके जो भी HLO में आपके पड़ेगी वो सारी लिस्ट डाउनलोड हो जाएगी। हम लोग चलते हैं HLO के काम पर। अब हम लोग चलते हैं, यहाँ पर मकान सूचीकरण ब्लॉक नंबर दिख रहा है हमको, इसमें एंट्री करना शुरू करते हैं। लाइन नंबर 1 ये अपने आप चलती चली जाएगी। भवन नंबर हमको अपने से देना है, ये आप अल्फ़ा न्यूमेरिक यानी कि नंबर और अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करके दे सकते हैं। तो हम नंबर एंटर करते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं 1 एंटर कर देते हैं और जनगणना मकान नंबर डाल देंगे। न्यू ये अपने से ले लेगा। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। क्या आप SCID के साथ जारी रखना चाहते हैं? इस बार सरकार ने जो SCID जनरेट करने का सिस्टम दिया है सेल्फ इन्यूमरेशन का, उसके थ्रू अगर आप किसी परिवार में जाएंगे सबसे पहले वो ये पूछेगा कि सेल्फ इन्यूमरेशन आपने किया है या नहीं। तो अगर परिवार ने किया होगा तो उसके पास सेल्फ इन्यूमरेशन ID होगी और यहाँ पर अगर आप हाँ करेंगे तो वो सेल्फ इन्यूमरेशन ID आपको डालनी पड़ेगी और उसके बाद उस परिवार का पूरा डेटा आ जाएगा, जिसको कि आप पढ़ करके परिवार को सुनाएंगे और अगर वो संतुष्ट होते हैं तो आप उनसे कुछ और सवाल पूछ करके उस परिवार की एंट्री पूरी करेंगे। और अगर उन्होंने सेल्फ इन्यूमरेशन नहीं किया होगा तो आप उन यहाँ पर नहीं का चयन करेंगे और सभी सवालों को शुरू से भरना शुरू करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं सबसे पहला सवाल जो हमारे पास आ रहा है, जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री। इसमें देख सकते हैं ऑप्शंस है मिट्टी,
लकड़ी या बांस, पक्की ईंट, पत्थर, सीमेंट, मोज़ेक फर्श की टाइल या फिर कोई अन्य। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि जो उस मकान में सबसे ज़्यादा प्रयुक्त सामग्री होगी आप उसी का चयन करेंगे। जैसे कि अगर किसी घर में मिट्टी का एक कमरा है, 2 कमरा सीमेंट का है तो आप सीमेंट ही लिखेंगे। अगर एक कमरे में केवल मार्बल लगा, बाकी सभी में सीमेंट है तो सीमेंट लिखेंगे। तो वो आप देख करके समझ करके उस हिसाब से लिखेंगे। तो हम सीमेंट का चयन कर लेते हैं। अगला सवाल, जनगणना मकान की दीवार में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री। इसमें हमें दिख रहे हैं ऑप्शंस घास फूस, बांस आदि, प्लास्टिक पॉलीथीन, मिट्टी, कच्ची ईंट, लकड़ी, पत्थर मसाला गारा के साथ नहीं, पत्थर मसाला गारा के साथ, जीआई, धातु, एस्बेस्टस चादरें, पक्की ईंट, कंक्रीट या फिर कोई अन्य। इसमें आप जो भी आपको दिखाई दे दीवार में आप पूछेंगे उत्तरदाता से, जो वो उत्तर दे उसी हिसाब से आप इसमें चयन करेंगे। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर पक्की ईंट से घर बना हुआ है। अगला सवाल, जनगणना मकान की छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री। घास फूस, बांस, लकड़ी, मिट्टी आदि, प्लास्टिक पॉलीथीन, हस्त निर्मित टाइल्स, मशीन निर्मित टाइल्स, पक्की ईंट, पत्थर, स्लेट, जीआई, धातु, एस्बेस्टस चादरें, कंक्रीट या फिर कोई अन्य। इसमें भी आप जो प्रयुक्त हुई है सामग्री छत बनाने में आप उसका यहाँ पे चयन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है जनगणना मकान के उपयोग का पता लगाएं। इसमें आप ऑप्शंस देख सकते हैं आवास, आवास सह अनुपयोग, दुकान या कार्यालय, स्कूल या कॉलेज आदि, होटल, लॉज, गेस्ट हाउस आदि, अस्पताल, डिस्पेंसरी आदि, फैक्ट्री, वर्कशॉप, वर्कशेड आदि, पूजा स्थान, अन्य गैर आवासीय उपयोग और खाली। ठीक है, यहाँ पर आप जो भी ऑप्शन आपको दिखाई देंगे उसके हिसाब से आप चयन करेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा भवन दिखता है जिसके अंदर आवास भी है और उसके साथ उसमें कोई अन्य काम भी होता है, जैसे कोई दुकान है या फिर कोई पूजा स्थल है या कुछ भी, अगर उसमें लोग रहते भी हैं और उसके अलावा भी उसका कोई अन्य उपयोग है, तो उस केस में आप ये चयन करेंगे आवास सह अनुपयोग। इसको चयन करते ही आपके सामने ये वास्तविक उपयोग वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। इसमें आपको लिखना होगा आवास सह अन्य उपयोग में क्या लिखना है देख लेते हैं एक बार। का इस्तेमाल करना है और यहाँ पर ऐसे आवास सह दवाखाना जैसे इसको चयन करना है। ठीक है, और इसके आगे देख लेते हैं हम लोग। एक ऑप्शन यहाँ लॉक है और संस्थागत है, ये दोनों ऑप्शंस भी दिख रहे हैं। तो अगर कोई यहाँ पर 2 ऑप्शन है लॉक और संस्थागत, तो ये ऑप्शन आप अपने हिसाब से चयन करेंगे। इसके बाद हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। जनगणना मकान की स्थिति अच्छी, रहने योग्य, जीर्ण शीर्ण। इसमें आप उत्तरदाता के अनुसार लिखेंगे। इसमें आप अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि आपके हिसाब से जो चीज़ अच्छी हो सकता है सामने वाले के लिए ना हो या फिर उसके लिए सामान्य हो, तो आप उसके उत्तर के हिसाब से चयन करेंगे। तो मान लेते हैं रहने योग्य है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। परिवार क्रमांक यहाँ पर स्वतः ले लगाइए। इसके बाद आपको इस परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या, इसमें आपको हर तरह के व्यक्ति, अगर कोई वो बुजुर्ग हो, बच्चा हो, हर वर्ग का, हर एक उम्र का व्यक्ति जो होगा उस परिवार में सामान्यतः रहता होगा, उसको आपको एंट्री करना है। मान लेते हैं 5 लोग का परिवार है। यहाँ पे आप मुखिया का नाम एंटर करेंगे। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे लिंग आप मुखिया से पूछेंगे, उसके हिसाब से आप चुनाव करेंगे। यहाँ पुरुष है और इसके बाद आप उसकी जाति यानी जाति या जनजाति का उपयोग करेंगे, मतलब चुनाव करेंगे। इसमें आप अगर जानना चाहें कि सामने वाला जो बता रहा है वह किस में आएगा, एससी में आएगा या एसटी में आएगा या फिर अन्य में आएगा, तो उसके लिए आप यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके लिस्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश राज्य में जो भी शेड्यूल कास्ट की लिस्ट है और शेड्यूल ट्राइब्स की लिस्ट है वो यहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, और इसी हिसाब से आप उनका चुनाव करेंगे कि वो किस कैटेगरी में आएंगे। और इसके अलावा एससी और एसटी के अलावा वो सभी अन्य में आएंगे। और इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि एसटी जो है वो किसी भी धर्म का हो सकता है और एससी सिर्फ हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के हो सकता है।
ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे आपको लिखा भी है, अनुसूचित जाति केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म में हो सकते हैं और अनुसूचित जनजाति किसी भी धर्म की हो सकती है। तो उसके हिसाब से आप चुनाव करेंगे। यहाँ पर हम देख लेते हैं, अन्य को चुन लेते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद अगला सवाल है, इस मकान के स्वामित्व की स्थिति। मकान के स्वामित्व की स्थिति मतलब यहाँ पर ये उनका स्वयं का मकान है। दूसरा ऑप्शन किराए का परंतु अन्यत्र अपना मकान, यानी कि उनका यहाँ पर किराए पर रहते हैं, इसके अलावा उनका अपना मकान है कहीं पर। तीसरा ऑप्शन किराया एवं अपना कोई मकान नहीं, इसका मतलब कि वो उनके पास अपना कोई घर नहीं है, वो यहाँ किराए पर ही रहते हैं। या फिर इसके अलावा अगर कोई और सिचुएशन आती है तो उसमें आप कोई अन्य का चुनाव करेंगे। यहाँ पर हम अपना चुन लेते हैं। रहने के लिए उपलब्ध कमरों की संख्या, इसमें आप देख सकते हैं लिखा हुआ यहाँ पे, रसोई घर, स्नान गृह, शौचालय, कोठरी, स्टोर, गलियारा और बरामदे को शामिल नहीं करना है इसमें रहने का कमरा, शयन कक्ष, खाने का कमरा, ड्राइंग रूम, अध्ययन कक्ष, नौकर का कमरा और इसी प्रकार अन्य कमरों को शामिल करना है इसमें, और उसके हिसाब से आपको उपलब्ध कमरों की संख्या दर्ज करना है। मान लेते हैं यहाँ 3 कमरे हैं, ये नहीं लेगा। इसी तरह से अगर आप 6 भी एंटर करेंगे या 9 भी एंटर करेंगे तो नहीं लेगा। इसका मतलब ये हमेशा परिवार के सदस्यों से एक कम ही दंपत्ति हो सकते हैं। तो यहाँ मान लेते हैं हमारे एक दंपत्ति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। पेयजल का मुख्य स्रोत, नल का पानी उपचारित स्रोत से, नल का पानी अनउपचारित स्रोत से, कुआं, हैंडपंप, ट्यूबवेल, बोरहोल, झरना, नदी, नहर, टैंक, तालाब, झील, सीलबंद पैकेट या बोतल का पानी या फिर अन्य स्रोत। इसमें आप जो आपको सवाल का जवाब मिलेगा उत्तरदाता से उसके हिसाब से चुनाव करेंगे। यहाँ पर हम चुन लेते हैं नल का पानी उपचारित स्रोत से। इसमें आप ये ध्यान रखेंगे कि अगर आपने उपचारित करने की व्यवस्था जैसे कि वाटर प्यूरिफायर अगर घर में लगाया है तो आप उसको उपचारित मानेंगे नहीं। अगर बाहर से आपको सप्लाई मिल रहा है उपचारित पानी का, उसको आप मानेंगे। अगला सवाल देखते हैं, पेयजल स्रोत की उपलब्धता। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि परिसर के अंदर, परिसर के निकट और दूर, ये 3 ऑप्शंस हैं। तो परिसर के निकट के स्थिति में 2 केस बनते हैं। यहाँ परिसर के निकट का अर्थ नगर के लिए 100 मीटर है, ग्रामीण क्षेत्र के लिए 500 मीटर है। ठीक है, तो इसके हिसाब से आप चयन करेंगे। परिसर के अंदर हम यहाँ चुन लेते हैं। अगर परिसर के निकट चुनेंगे तो यानी कि ग्रामीण होगा तो 500 मीटर के अंदर है तो उसको मानेंगे लोग निकट। तो यहाँ हम लोग पहला ऑप्शन चुन लेते हैं। प्रकाश का मुख्य स्रोत, बिजली, मिट्टी का तेल, सौर ऊर्जा, अन्य तेल, अन्य या प्रकाश रहित। इसमें आप उत्तरदाता के हिसाब से जो वो आंसर देगा उसका चुनाव करेंगे। शौचालय की सुलभता, यहाँ सुलभता की बात की गई है। इसमें 2 ऑप्शन है, हाँ या नहीं। यहाँ पहला है केवल परिवार के लिए, दूसरा अन्य परिवार के साथ साझे में, तीसरा सार्वजनिक शौचालय। तो इस हिसाब से आप जो भी उत्तर मिलेगा उसका चुनाव करेंगे। अगला सवाल देखते हैं। इसमें आप चाहें तो आगे पीछे भी कर सकते हैं सवालों को। अगर मान लीजिए कोई उत्तरदाता बदलना चाहे तो आप ऐसे करके जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग पहुंच चुके थे। शौचालय के प्रकार, फ्लश, पावर फ्लश शौचालय जुड़ी हुई, पाइप सीवर पद्धति, सेप्टिक टैंक, अन्य पद्धति। 2 गड्ढा शौचालय, स्लैब के साथ उन्नत हवादार गड्ढा या स्लैब के बिना खुला गड्ढा। अगला 1 गड्ढा शौचालय, स्लैब के साथ उन्नत हवादार गड्ढा, स्लैब के बिना खुला गड्ढा। सर्विस शौचालय, मानव मलमूत्र व्यक्ति द्वारा हटाया जाता है, मानव मलमूत्र हटाने के लिए जानवरों का उपयोग या फिर मानव मलमूत्र हटाने के लिए खुली नालियों का उपयोग। तो इसके हिसाब से आप चुनाव करेंगे। यहाँ पर हम पहला चुनाव कर लेते हैं। गंदे पानी की निकासी किससे जुड़ी हुई है? ढकी नाली से, खुली नाली से, किसी भी नाली से नहीं। अगर वहाँ पे नाली की व्यवस्था नहीं है तो आप तीसरा चुनाव करेंगे। हम यहाँ चुन लेते हैं ढकी नाली से। परिसर के अंदर स्नान सुविधा की उपलब्धता, हाँ स्नान गृह, या फिर दूसरा ऑप्शन छत के बिना अहाता, यानी कि कोई ऐसे घेराबंदी की गई लेकिन उसकी छत नहीं है। तीसरा नहीं। तो यहाँ पे स्नान गृह हम लोग चुन लेते हैं। उसके बाद रसोई घर और एलपीजी पीएनजी गैस के कनेक्शन की उपलब्धता। रसोई घर में खाना पकाते हैं
पहला ऑप्शन ये है। उसके अंदर दो ऑप्शन है, एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन उपलब्ध है, एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन उपलब्ध नहीं है। दूसरा है, घर के अंदर खाना पकाते हैं परंतु रसोई घर में नहीं, यानी कि उस परिवार में रसोई घर नहीं है या फिर उस रसोई घर में वो खाना नहीं बनाते हैं। इसमें ऑप्शन है, एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन उपलब्ध है, एलपीजी पीएनजी कनेक्शन उपलब्ध नहीं है। खुले में या घर के बाहर खाना पकाते हैं, उसमें भी वही ऑप्शन है, एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन उपलब्ध है, एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन उपलब्ध नहीं है। अगला ऑप्शन है, खाना नहीं पकाते हैं। कुछ ऐसे परिवार हैं जो बाहर से खाना मंगाते हैं या फिर टिफिन सर्विस उनके यहाँ चलती है, तो उसमें आप खाना नहीं पकाते हैं वाला ऑप्शन चूज करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर पहला ऑप्शन चूज कर लेते हैं इस परिवार के हिसाब से। खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन, अब इसमें आप देखेंगे ऑप्शन हैं, जलाऊ लकड़ी, फसल का अवशेष, उपला, पक्का कोयला, लिग्नाइट, कच्चा कोयला, मिट्टी का तेल, एलपीजी पीएनजी, बिजली, गोबर, बायोगैस, सौर ऊर्जा, अन्य कोई। इसमें हो सकता है आपको उत्तरदाता बताए कि हमारे यहाँ लकड़ी पर भी बनता है, गैस पर भी बनता है या फिर हीटर से भी काम होता है। तो आप इसमें उनसे पूछेंगे कि वो सबसे ज़्यादा किसका उपयोग करते हैं, पूरे साल में सबसे ज़्यादा समय किस ईंधन का उपयोग करते हैं, उसी का आप चयन करेंगे। तो मान लेते हैं यहाँ पे एलपीजी और पीएनजी का चुनाव कर लेंगे। उसके बाद परिवार द्वारा आधारित परिसंपत्तियों में देखेंगे हम लोग रेडियो ट्रांजिस्टर। यहाँ पर ऑप्शंस दिया है, परंपरागत रेडियो सेट, मोबाइल या स्मार्टफोन पर या फिर अन्य किसी उपकरण पर। उसके बाद चौथा ऑप्शन है नहीं। तो अगर हम उनके पास रेडियो सेट है पुराने ज़माने वाला जो अभी भी कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, अगर वो है तभी आप पहला चूज़ करेंगे। अगर वो मोबाइल पे चलाते हैं तो मोबाइल का इस्तेमाल वहाँ लिखेंगे दूसरा वाला, या फिर अगर वो इंटरनेट पर या टीवी में अगर देखते हैं तो उसका इस्तेमाल आप तीसरे नंबर पे यूज़ करेंगे, थर्ड ऑप्शन। इसमें दूरदर्शन मुफ्त डिश, अन्य डीटीएच डिश, केबल कनेक्शन, कोई अन्य और नहीं। तो इसमें आप जो भी उत्तरदाता जवाब देता है उसके हिसाब से आप चूज करेंगे। इंटरनेट सुविधा, इसमें लैपटॉप कंप्यूटर में, मोबाइल स्मार्टफोन में, किसी अन्य उपकरण या डिवाइस में। चौथा ऑप्शन नहीं। उसके बाद पूछ रहा है लैपटॉप या कंप्यूटर है या नहीं। तो मान लेते हैं कि लैपटॉप या कंप्यूटर में इंटरनेट का इस्तेमाल करता है वो। फिर अगला सवाल, लैपटॉप है या नहीं। तो यहाँ पर जो भी वो उत्तर देता है उसके हिसाब से इसका चयन करेंगे। टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन, यहाँ पर केवल लैंडलाइन, केवल मोबाइल में स्मार्टफोन या फिर साधारण मोबाइल या फिर दोनों है या फिर कोई भी नहीं है। तो इसमें हम लोग स्मार्टफोन का चयन कर लेते हैं इस परिवार के हिसाब से। साइकिल और स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड, इसमें ऑप्शन है साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड, दोनों या फिर नहीं। तो इसमें आप जो भी उत्तरदाता दे उत्तर उसके हिसाब से आप चुनाव करेंगे। ठीक। उसके बाद अगला सवाल है कार, जीप, वैन, हाँ या नहीं। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि वहाँ धारित परिसंपत्तियाँ हैं, ऐसा नहीं है कि वो उनका अपना होना चाहिए। अगर वो इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके वो कब्जे में है, यानी कि वो जब चाहें तब उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप उनका ही मानेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप मान लेते हैं कि कार उनके पास नहीं है। अगला सवाल, परिवार द्वारा उपभोग किया जाने वाला मुख्य अनाज, इसमें चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, कोई अन्य। इसमें भी हो सकता है आपको उत्तरदाता बताए कि हमारे यहाँ गेहूं और चावल दोनों ही इस्तेमाल होता है। तो उससे आपको यही पूछना है कि वो पूरे साल में अधिकतर क्या ज़्यादा उपयोग करता है, उसके हिसाब से आप चुनाव करेंगे। मान लेते हैं गेहूं का इस्तेमाल। इसके बाद मोबाइल नंबर जो है आप ये दर्ज कर सकते हैं। ये केवल जनगणना के उपयोग के लिए मांगा जा रहा है। इसमें आप मोबाइल नंबर दर्ज कर सकते हैं। अगर उत्तरदाता नहीं देना चाहे तो वो आप नहीं भी एंटर कर सकते हैं। अगला है सबमिट। यहाँ पर आप देख सकते हैं और उनको बता सकते हैं सभी सवालों का उत्तर कि उन्होंने हर सवाल का क्या जवाब दिया है। उनको एक समरी आप बता देंगे इस तरह से हर सवाल का जवाब देखते हुए, और वो जब संतुष्ट हो जाए कि हाँ सभी पुष्टियाँ जो है आपकी सही हैं, तो उसके बाद आप यहाँ पर पुष्टि करें, सबमिट, और यहाँ पर आपका अगला शुरू हो जाएगा। लाइन नंबर 2 आ गई। लाइन नंबर 1 हमने काम कंप्लीट कर लिया है। यहाँ लाइन नंबर 2 हमारा आ गया है। इसमें हम भवन संख्या, भवन नंबर दर्ज करेंगे। अगर हम चाहें तो यहाँ पर हम लोग दोहराव अगर कर देंगे तो यानी कि उसी भवन के अंदर दूसरा जनगणना मकान की हम लोग सूचना भरने जा रहे हैं। अगर चाहें तो हम लोग यहाँ पर नया भवन नंबर दे सकते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं कि
पहले वाले को ही हम लोग दोहरा देते हैं। तो 1 नंबर ले लिया। जनगणना भवन नंबर भी हो सकता है कि एक जनगणना भवन में एक से ज़्यादा परिवार रहते हों, तो उसमें भी आपको देखिए नया और दोहराने का ऑप्शन दे रहा है। तो हम लोग यहाँ दोहरा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वही पुराना वाला ही जनगणना मकान नंबर ले लिया है। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ हमने दोहराव कर दिया था जनगणना मकान का भी। तो उसी जनगणना मकान के अगले परिवार का डेटा हम लोग भरने चल रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि जनगणना भवन क्या वो जनगणना मकान का जो वो है डिटेल, यानी प्रमुख सामग्री, फर्श के लिए और दीवार के लिए, छत के लिए, ये सब पहले से ही टिक किया हुआ आ रहा है।